जुलाई 2025 का वो समय, मतलब 12,500 करोड़ का एक भारी भरकम आईपीओ बाजार में आता है और पलक झपकते ही 17 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। 17 गुना सब्सक्रिप्शन, वो भी इतने बड़े इशू साइज पर। बिल्कुल। आज हम किसी नए टेक स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि HDFC सरनेम वाली उस कंपनी के फाइनेंशियल्स का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने भारतीय रिटेल क्रेडिट बाजार के जमीनी गणित को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एकदम सही कहा। और हमारे पास इस चर्चा के लिए बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज यानी HDBFS की 2025-26 की पूरी एनुअल रिपोर्ट हमारे पास है। और इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स का पूरा स्टैक भी मौजूद है। आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम डीकोड करें कि कैसे HDBFS एक बैंक की छाया से निकलकर पब्लिक मार्केट का एक स्वतंत्र दिग्गज बन रही है। और सिर्फ दिग्गज ही नहीं, हमें उनका वो फिजिएटल मॉडल भी समझना है। मतलब वो मॉडल जो टियर 3 और टियर 4 शहरों में कमाल कर रहा है। हाँ, और कैसे वे बहुत ही आक्रामक ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट के बीच गजब का संतुलन बना रहे हैं। तो चलिए सीधे उसी ऐतिहासिक पल से शुरू करते हैं। 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ। इशू प्राइस था 740 रुपए, लेकिन लिस्टिंग हुई 835 रुपए पर, जो कि लगभग 13% का बहुत ही शानदार लिस्टिंग प्रीमियम है। बिल्कुल। अब अगर मैं इसे थोड़ा रचनात्मक तरीके से देखूं, तो क्या ये किसी स्टार किड के बॉलीवुड डेब्यू जैसा नहीं लगता? मतलब देखिए, उनके पास HDFC का एक भारी भरकम भरोसेमंद सरनेम है। इससे उन्हें शुरुआत में हाइप तो जरूर मिली होगी। हाँ, ये स्टार किड वाली एनालॉजी काफी सटीक बैठती है यहाँ। हाइप तो थी, लेकिन इतने बड़े इशू साइज पर 17 गुना पैसा बरसना, ये तो यही साबित करता है ना कि पब्लिक बॉक्स ऑफिस पर उनका खुद का टैलेंट, उनका अपना बिजनेस मॉडल भी सुपरहिट है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, पेरेंटेज या सरनेम आपको बाजार में एक एंट्री टिकट तो दे सकता है, लेकिन जब बात 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की हो, तो संस्थागत निवेशक सिर्फ नाम देखकर चेक साइन नहीं करते हैं। हाँ, वो तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते होंगे। एग्जैक्टली। और एनुअल रिपोर्ट भी इस आईपीओ को केवल पैसा जुटाने का जरिया नहीं मानती, वो इसे संस्थागत परिपक्वता मतलब इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी के एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में पेश करती है। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, संस्थागत परिपक्वता, इससे यहाँ सटीक अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ कंप्लायंस और बोर्ड मीटिंग्स के नियमों तक सीमित है? नहीं, कंप्लायंस तो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली बदलाव आता है जवाबदेही में। मैं समझाती हूँ। जब तक आप एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी होते हैं, आपकी कमजोरियों को पेरेंट कंपनी की विशाल बैलेंस शीट के पीछे आसानी से छिपाया जा सकता है। अच्छा, मतलब आप मेन कंपनी के छाते के नीचे सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक मार्केट में लिस्ट होने के बाद आपकी हर तिमाही आपके सारे नंबर्स माइक्रोस्कोप के नीचे होते हैं। आज की तारीख में HDFS का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 1,18,700 बिलियन यानी 1.18 लाख करोड़ को पार कर चुका है। बाप रे, 1.18 लाख करोड़ रुपए, ये तो बहुत विशाल आंकड़ा है। हाँ, और इस स्केल की कंपनी जब पब्लिक डोमेन में आती है, तो उसे बाजार के नियमों और विश्लेषकों के तीखे सवालों का सीधा सामना करना पड़ता है। ये आईपीओ इसी बात का ऐलान था कि HDFS अब खुद के दम पर इस कठोर मूल्यांकन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई। लेकिन इस आंकड़े को देखकर मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, वो ये है कि आईपीओ से मिली इतनी भारी भरकम पूंजी आखिर जा कहाँ रही है? और इसका जवाब काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये पैसा महानगरों में नहीं जा रहा है। हाँ, हमारे सोर्सेज भी यही साफ इशारा कर रहे हैं कि विकास का ये अगला चरण महानगरों से नहीं, बल्कि टियर 2, टियर 3 और टियर 4 कस्बों से आ रहा है, जिसे हम अक्सर भारत कहते हैं। और यहीं पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चर्चा में आता है, जिसे रिपोर्ट फिजियोटल कह रही है। सही कहा। फिजियोटल यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल एफिशिएंसी का एक बहुत ही स्मार्ट मिश्रण। इसे खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की नब्ज को समझकर डिजाइन किया गया है। यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसे मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ एनुअल रिपोर्ट में ये आंकड़ा बहुत शान से बताया गया है कि उनका 99% लोन प्रोसेसिंग पूरी तरह डिजिटल होता है। हाँ, उनका सिस्टम 120 सेकंड के अंदर लोन अंडरराइट कर देता है। बिल्कुल, 120 सेकंड में लोन हो रहा है। उनके HDB ऑन द गो ऐप के 14.1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन
ठीक उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि वे 1730 से ज्यादा फिजिकल ब्रांच चला रहे और इनमें से 70 से 80% ब्रांच टियर 3 और उससे छोटे कस्बों में है। तो आपका सवाल ये है कि इन दोनों चीजों का मेल कैसे हो रहा है? हाँ, मतलब अगर सब कुछ 120 सेकंड में ऐप के जरिए हो रहा है तो ईंट गारे के 1730 ब्रांच चलाने का ये भारी भरकम खर्च क्यों उठाया जा रहा है? क्या आज की इस आधुनिक फिनटेक युग में ये एक धीमा और बहुत पुराना तरीका नहीं है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। अगर कोई इसे सिर्फ सिलिकॉन वैली के नजरिए से देखेगा तो यकीनन ये एक महंगा और पुराना मॉडल लगेगा। लेकिन हमें टियर 3 और टियर 4 शहरों के क्रेडिट बिहेवियर को समझना होगा। अच्छा, तो वहाँ लोग अलग तरह से सोचते हैं। बिल्कुल। डिजिटल तकनीक काम की रफ्तार जरूर बढ़ाती है, वो दस्तावेजों की जांच सेकंडों में कर सकती है, लेकिन छोटे शहरों में बैंकिंग आज भी भरोसे का व्यापार है और वहाँ इंसान आज भी मशीन से ज्यादा एक इंसान पर भरोसा करता है। मतलब अगर कोई पहली बार लोन ले रहा है तो ऐप उसे सुविधा तो दे सकता है, लेकिन अंतिम मोहर के लिए या मन की तसल्ली के लिए उसे एक ब्रांच मैनेजर चाहिए। एकदम सही समझे आप। HDFC BEFS के पास जो 20 से 22 मिलियन ग्राहकों का बेस है ना, उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो न्यू टू क्रेडिट हैं, मतलब जो पहली बार फॉर्मल लोन ले रहे हैं। हाँ, वो लोग को पूरी तरह डिजिटल प्रोसेस से शायद घबरा जाएं। वही तो, एक कस्बे का ट्रैक्टर डीलर या किसी छोटी दुकान का मालिक ऐप से शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन किसी भी तकनीकी अड़चन के समय उसे एक लोकल चेहरे की जरूरत होती है। और इससे भी ज्यादा क्रिटिकल पहलू है रिस्क मैनेजमेंट और कलेक्शन। हाँ, ये पॉइंट तो है। जो पैसा बाजार में दिया उसे वापस भी तो लाना है। और यही वो जगह है जहां 1730 ब्रांच गेम चेंजर साबित होती हैं। ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट इस डोर नॉक मॉडल की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। डोर नॉक मॉडल मतलब दरवाजे पर दस्तक देना? हाँ, मान लीजिए टियर 4 शहर में कोई ग्राहक डिफॉल्ट करने की कगार पर है, तो डिजिटल सिस्टम और AI उसे तुरंत फ्लैग कर देते हैं। लेकिन वहां रिकवरी सिर्फ डिजिटल रिमाइंडर या ईमेल से नहीं होती, क्योंकि वहां लोग शायद ईमेल चेक भी ना करते हों। बिल्कुल, वहां उस फिजिकल नेटवर्क का लोकल कर्मचारी उसी दिन ग्राहक के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो डिजिटल अंडरराइटिंग ये पक्का करती है कि लोन 120 सेकंड में प्रोसेस हो, ताकि ऑपरेशनल खर्च कम रहें, और फिजिकल ब्रांच ये पक्का करती है कि कलेक्शन में कोई ढील ना हो। वाह, ये डोर नॉक क्षमता तो सच में एक बड़ी खाई को पाटती है। मतलब फिजिकल ब्रांच बेसिकली कलेक्शन और भरोसे का इंश्योरेंस है। बिल्कुल। और डिजिटल तकनीक पीछे लगी हुई एक हाई स्पीड मोटर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समराइज किया आपने। यही उनकी असली ताकत है। खैर, ये तो स्पष्ट हो गया कि वे छोटे शहरों में इतनी तेजी से कैसे फैल रहे हैं, लेकिन 1700 ब्रांच चलाने का इतना खर्च निकालने के लिए वे आखिर इन ग्राहकों को बेच क्या रहे हैं? सोर्सेज बताते हैं कि कंपनी मुख्य रूप से 3 वर्टिकल्स में काम कर रही है। हाँ, एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस। बिल्कुल। एंटरप्राइज मतलब छोटे व्यवसायों के लिए लोन, एसेट फाइनेंस में कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर वगैरह आ जाते हैं, और फिर कंज्यूमर फाइनेंस। लेकिन रिपोर्ट में जो सबसे दिलचस्प रणनीतिक बदलाव दिख रहा है वो कुछ और ही है। आप सिक्योर्ड लोन्स की तरफ जो उनका शिफ्ट है उसकी बात करें ना? एग्जैक्टली। रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि इनके पोर्टफोलियो का 74% हिस्सा अब सिक्योर्ड लोन है, मतलब प्रॉपर्टी, वाहन या सोने के बदले दिए गए लोन। अब यहां मेरा एक तीखा सवाल है आपसे। पूछिए। बाजार में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी नई और बेहद आक्रामक कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। बाकी NBFCs और फिनटेक स्टार्टअप्स बिना गारंटी वाले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स बांटकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ, अनसिक्योर्ड लोन्स में यील्ड बहुत हाई होती है। तो फिर ऐसे माहौल में जहां हर कोई हाई मार्जिन के पीछे भाग रहा है, HDBFS का 74% सिक्योर्ड लोन्स पर फोकस करना क्या एक डिफेंसिव या बहुत ज्यादा डरावा कदम नहीं लगता? क्या वे जानबूझकर अपना मुनाफा कम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिसे आप डरावा कदम या मुनाफे में कटौती कह रहे हैं, बैंकिंग की दुनिया में उसे रेजिलियंस यानी लंबी रेस का विजन कहा जाता है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये रणनीति किस मैक्रो माहौल में बन रही है। हाँ, आप हाल ही के उन रेगुलेटरी बदलावों की बात कर रही हैं। हाँ, रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में बढ़ते तनाव और संभावित NPA को लेकर बहुत सख्त चेतावनियां दी हैं, और कमर्शियल व्हीकल साइकिल में भी थोड़ी सुस्ती देखी गई है। तो जब पूरी इंडस्ट्री अनसिक्योर्ड लोन के लालच में एक रिस्क की तरफ भाग रही है, तब उन्होंने खुद को सिक्योर कर लिया। बिल्कुल, अपने पोर्टफोलियो को 74% सिक्योर्ड कर लेना बचाव नहीं है, बल्कि एक बेहद स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन है। लेकिन
अगर आप कम रिस्क वाले सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं जिन पर आमतौर पर ब्याज दर कम होती है, तो उसका सीधा असर तो मुनाफे पर पड़ना चाहिए ना? सिद्धांत रूप में तो हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। और यही HDFC's का सबसे बड़ा मैजिक है। आप मोतीलाल ओसवाल का डेटा देखिए, 74% सिक्योर्ड बुक होने के बावजूद HDFC's का ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स 3.0% के स्तर पर है। वेट, रियली? 3.0% ROA सिक्योर्ड बुक के साथ, ये आंकड़ा तो इंडस्ट्री के औसत से काफी ऊपर लग रहा है। काफी ऊपर नहीं, ये असाधारण है। इसी क्षेत्र की अन्य बड़ी NBFCs का जो पीयर मीडियन है वो बमुश्किल 1.8% के आसपास संघर्ष कर रहा है। HDFC's लगभग दुगने मार्जिन पर काम कर रहा है। ये कैसे संभव है? मुनाफे का इतना बड़ा अंतर? इसका मुख्य कारण उनकी क्रेडिट कॉस्ट है, जो ऐतिहासिक रूप से लगभग 2% के आसपास स्थिर बनी हुई है। देखिए, जब आपके पास वो मजबूत डो नॉक कलेक्शन मॉडल हो और आपके ज्यादातर लोन सिक्योर्ड हों, तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो पैसा डूब नहीं रहा, इसलिए कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे भी नेट प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। बिल्कुल, आप कम ब्याज दर पर लोन देकर भी ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, क्योंकि आपको खराब लोन के लिए भारी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती। ये तो गणित का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। लेकिन सिर्फ कम क्रेडिट कॉस्ट इस 3.0% ROA की पूरी कहानी नहीं हो सकती। इसके पीछे लायबिलिटी साइड का भी तो कोई खेल होगा। मतलब वो बाजार से पैसा कैसे उठाते हैं? और यहीं पर HDFC बैंक की पेरेंटेज अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आती है। पेरेंटेज यहाँ सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर उनकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को फायदा पहुंचाती है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि क्रिसिल और केयर जैसी एजेंसियों से उन्हें AAA रेटिंग मिली हुई है, और इसी वजह से HDFF बाजार से औसतन सिर्फ 7.90% की उधारी लागत पर फंड जुटा लेती है। टियर 3 शहरों में लेंडिंग करने वाली किसी भी साधारण NBFC के लिए इतना सस्ता फंड जुटाना लगभग नामुमकिन है। एकदम से। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक ऐसा पहलू है जो थोड़ा तकनीकी है। रिपोर्ट कहती है कि इनकी 67% उधारी फिक्स्ड रेट पर है और इनकी 77% लेंडिंग भी फिक्स्ड रेट पर है। हाँ, ये डेटा पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा रूखा लगता है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ये जो मिसमैच को रोकने की रणनीति है, ये असल में काम कैसे कर रही है? देखिए, इस रणनीति को फाइनेंस की भाषा में नेचुरल हेज कहते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कच्चा माल खरीदा और उसका एक फिक्स्ड रेट पहले ही तय कर लिया। ये आपकी 67% फिक्स्ड उधारी हो गई। ठीक है, इनपुट कॉस्ट फिक्स हो गई। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आप ग्राहकों को बेच रहे हैं, उसका रेट भी आपने लॉक कर दिया है। ये आपकी 77% फिक्स लैंडिंग हो गई। अच्छा, मतलब मैंने अपनी इनपुट कॉस्ट और आउटपुट प्राइस दोनों को ही लॉक कर दिया है। बिल्कुल। अब अगर कल को बाजार में कोई बड़ा तूफान आ जाए, यानी रिजर्व बैंक अचानक से ब्याज दरें बढ़ा दें या घटा दें, तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ रेट फिक्स है। तो बाजार के उतार चढ़ाव से उन्हें एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा चक्र मिल गया है। हाँ, कई NBFCs यही मात खा जाती हैं। वो फ्लोटिंग रेट पर बाजार से सस्ता पैसा उठाती हैं और फिक्स्ड रेट पर ग्राहकों को लोन देती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनकी फंड जुटाने की लागत तो बढ़ जाती है, लेकिन वे ग्राहकों से ज्यादा ब्याज नहीं मांग सकते और वहां उनके मार्जिन पिचक जाते हैं। HDFS ने इस रिस्क को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये वाकई एक वाटरटाइट स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत आगे हैं। हाँ, लेकिन रिस्क की बात चली रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ICICI और एनुअल रिपोर्ट का एक डेटा पॉइंट ऐसा है जो किसी भी इंसान को चौंका सकता है। आप किस डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं? वित्त वर्ष 2024 में उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT 25.6% की रफ्तार से बढ़ा था, लेकिन 2025 में इस मुनाफे में 11.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब मेरा सवाल यह है कि अगर उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, ROE 18% है, बुक 74% सिक्योर्ड है, तो ये मुनाफा अचानक धड़ाम से नीचे क्यों गिर गया? ये सवाल बहुत लाजमी है। सतही तौर पर देखने पर यह यकीनन एक खतरे की घंटी लग सकती है, लेकिन वित्तीय विश्लेषण में मुनाफा गिरना हमेशा बुरी खबर नहीं होता। क्या बात कर रही है? मुनाफा गिरना बुरी खबर कैसे नहीं है? क्या ये बिजनेस का सिकुड़ने का संकेत नहीं है? नहीं, क्योंकि 2025 में जो ये गिरावट आई है वो रेवेन्यू या बिजनेस कम होने की वजह से नहीं आई है। ये गिरावट प्रोविजनिंग को लगभग दोगुना करने के कारण हुई है। अच्छा, तो वे अपने आज के मुनाफे को जानबूझकर कम कर रहे हैं? जानबूझकर कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक बफर तैयार कर रहे हैं।
रिजर्व बैंक के सख्त निर्देशों और मौजूदा मैक्रो माहौल को देखते हुए एचटीएफएस ने तय किया कि आज ज्यादा मुनाफा दिखाकर तालियां बटोरने के बजाय उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा संभावित खराब लोन्स के लिए अलग रख दिया जाए। मतलब ये बैलेंस शीट को बुलेट प्रूफ बनाने की एक एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली जब कल को साइकिल घूमेगी और पूरी इंडस्ट्री में डिफॉल्ट बढ़ेंगे, तब बाकी कंपनियां प्रोविजनिंग के लिए हाँप रही होंगी और एचटीएफएस के पास पहले से ही एक भारी भरकम कुशन तैयार होगा। वाह, तो ये गिरावट एक कमजोरी नहीं है, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। खैर, अब तक हमने उनके बिजनेस मॉडल की खूबियों पर काफी बात की, लेकिन कोई भी डीप डाइव बिना रेड फ्लैग्स को परखें पूरी नहीं होती। हाँ, और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के की रिस्क सेक्शन में एक बड़े रेगुलेटरी रिस्क का जिक्र है, और वो है रिजर्व बैंक का एक ड्राफ्ट सर्कुलर जो स्पष्ट कहता है कि एक बैंक और उसकी सब्सिडरी कंपनी एक ही तरह का व्यवसाय नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक भी रिटेल लोन बांट रहा है और एचडीएफएस भी वही कर रहा है। अगर ये ड्राफ्ट सर्कुलर कल को सख्त नियम बन जाता है तो एचडीएफएस का क्या होगा? क्या एचडीएफसी बैंक को इस पूरी 1.18 लाख करोड़ की कंपनी का खुद में विलय करना पड़ेगा? ये एक बेहद प्रासंगिक और गंभीर सवाल है। सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी तलवार है जो एचटीबीएफएस के ऊपर लटक रही है। आरबीआई का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। वे वित्तीय प्रणाली में जोखिम के ओवरलैप को कम करना चाहते हैं। तो अगर ये नियम लागू हो गया तो एचडीएफसी बैंक के पास क्या विकल्प बचेंगे? अगर ये अपने वर्तमान स्वरूप में लागू होता है तो मुख्य रूप से दो ही रास्ते बचेंगे। पहला विकल्प विलय है, यानी वे पूरी कंपनी को निगल लें। लेकिन क्या वो आसान होगा? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बड़े कमर्शियल बैंक का डीएनए और एक टियर 3 शहर में काम करने वाली इस फिजिटल एनबीएफसी का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। हाँ, वो जो हमने डोरनॉक मॉडल की बात की वो बैंक के कल्चर में शायद फिट ना बैठे। वही तो, एचडीएफसीएस की जो फुर्ती है वो एक बड़े भारी भरकम ढांचे में शायद घुट कर रह जाए। उनका अपना एक अलग कस्टमर सेगमेंट है जो शायद कभी पारंपरिक बैंक की चौखट तक न पहुंचे। तो फिर दूसरा विकल्प क्या बचता है? क्या वो इसे बेच देंगे? दूसरा विकल्प ये है कि एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर दे और एचडीबीएफएस को पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करने दे। अगर हम इस दूसरा विकल्प पर गौर करें तो क्या ये 12,500 करोड़ का आईपीओ उसी दिशा में उठाया गया पहला कदम नहीं लगता? बहुत खूब। ये एक बहुत ही रणनीतिक नजरिया है आपका। सच कहूं तो ये आईपीओ सिर्फ फंड जुटाने के लिए नहीं था। इसने बाजार में एचडीएफसीएस की एक स्वतंत्र प्राइस डिस्कवरी कर दी है। अच्छा, मतलब अब दुनिया को पता है कि बाजार इस कंपनी को किस वैल्यूएशन पर तौलता है। बिल्कुल। अगर भविष्य में रेगुलेटरी दबाव बढ़ता है और एचडीएफसी बैंक को अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ती है तो उनके पास पब्लिक मार्केट का एक तैयार और पारदर्शी प्लेटफॉर्म मौजूद है। उन्होंने रेगुलेटर के किसी भी कदम से पहले अपना शॉक एब्जॉर्बर तैयार कर लिया है। वाह, ये तो रणनीति की एक पूरी नई परत खोल देता है। हर बड़े वित्तीय कदम के पीछे वाकई कई चालें होती हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो एचडीबीएफएस की तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसने एचडीएफसी के भरोसेमंद नाम का फायदा तो उठाया, लेकिन छोटे शहरों की गलियों में अपना खुद का पसीना भी बहाया है। एकदम सही। उनका 1730 ब्रांच का वो डोर नॉक नेटवर्क और 120 सेकंड की डिजिटल अंडरराइटिंग का तालमेल, फिर 74% सिक्योर्ड लोन्स पर फोकस और ब्याज दरों के रिस्क को मात देने वाला वो नेचुरल हेज, ये सब मिलके एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाते हैं जो हवा के रुख के साथ उड़ने के बजाय अपनी जड़ें गहरी करने में यकीन रखता है। बिल्कुल। और ये मॉडल ये भी साबित करता है कि भारत के छोटे शहरों में क्रेडिट डिमांड अपार है, बस उसे सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ टैप करने की जरूरत है। अब इसी बात से जुड़ा हुआ एक आखिरी विचार है जिसे मैं यहाँ रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए, वो क्या है? ये विचार सीधा रिपोर्ट्स में नहीं लिखा है, लेकिन इन सारे आंकड़ों के बीच से साफ झांक रहा है। जरा सोचिए, एचडीबीएफएस के पास आज टियर 3, टियर 4 और ग्रामीण भारत के 20 से 22 मिलियन ग्राहकों का सीधा डेटा है। बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। और ये वो नया भारत है जो पहली बार फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ रहा है, अपने व्यवसाय बढ़ा रहा है। एचडीबीएफएस के पास इन करोड़ों लोगों की आय, उनकी उधारी चुकाने की आदत और उनके उपभोग के पैटर्न का एकदम बारीक डेटा मौजूद है। अरे वाह, ये एंगल तो बहुत ही पावरफुल है। ये वो जमीन से जुड़ा डेटा है जो शायद भारत के कुछ सबसे बड़े पारंपरिक बैंकों के सर्वर में भी इस गहराई के साथ नहीं मिलेगा।
तो क्या ये संभव नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में जब हम एचडीबीएफएस की वैल्यूएशन करें तो हम उन्हें सिर्फ एक लेंडर के रूप में ना देखें? मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक डेटा कंपनी बन सकते हैं? बिल्कुल। क्या वे भारत के सबसे विशाल और सबसे मूल्यवान कंज्यूमर डेटा इंजन के रूप में नहीं उभरेंगे? ये एक बहुत ही दूरदर्शी दृष्टिकोण है। जब आप 22 मिलियन लोगों की आर्थिक धड़कन को इतने करीब से माप रहे हो, तो वो डेटा अपने आप में उनकी पूरी लोन बुक से भी बड़ा एसेट बन सकता है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। अगली बार जब किसी विशाल एनबीएफसी की बैलेंस शीट को देखें तो सिर्फ उनके मुनाफे या एयूएम पर मत रुकिएगा। सोचिएगा कि उस बैलेंस शीट के पीछे भारत के दूर दराज के कस्बों में बदल रहे उपभोक्ता व्यवहार का कितना बड़ा और कितना कीमती डेटा सेंटर सांस ले रहा है।